प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सौदेबाजी का सिद्धांत या उपागम, लेक्चर नंबर 24। जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, सौदेबाजी का सिद्धांत, लेक्चर नंबर 24। डियर स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम प्रतिदिन जो एक लेक्चर मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, सौदेबाजी के सिद्धांत से पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खेल सिद्धांत समझाया था। अब प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, खेल सिद्धांत में काफ़ी कमियां हैं। जैसा कि खेल सिद्धांत की आलोचनाओं के पर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप क्रमशः देख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब चूंकि जो खेल सिद्धांत है, वो खेल सिद्धांत केवल संघर्ष, युद्ध जैसी स्थितियों का तो अध्ययन कर रहा है, लेकिन उसके अंतर्गत सहयोग के ऊपर बल नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो खेल सिद्धांत है, उसमें यह भी कमी है क्या कि वास्तव में जो राजनीति होती है वो खेल की तरह तो है, लेकिन स्वयं एक खेल नहीं है। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि वास्तव में जो खेल सिद्धांत है, उस खेल सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यवहारिकता के आधार पर नहीं समझा जा सकता। अगली बात यह है कि सामान्य खेल होता है, सामान्य खेल का समापन भी होता है, अंत भी होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसा खेल है जिसका कभी समापन नहीं होता है। तो वास्तव में ये खेल सिद्धांत की कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी आलोचनाएं हैं जिनको दूर करने के लिए विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी का सिद्धांत दिया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अच्छे से समझा जा सके। तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, पृष्ठभूमि के रूप में मैं केवल यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि सौदेबाजी का सिद्धांत खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, दिया गया है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना है, चाहे आप इसे सौदेबाजी का सिद्धांत कहें या इसे आप चाहें तो सौदेबाजी का उपागम भी या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। लेक्चर नंबर 24। अब इधर आइए बेटा, मैंने यहाँ सभी बातें नोट कर दी हैं और ये सौदेबाजी का जो सिद्धांत है, इसमें तीनों जो प्रतिमान दिए जाते हैं, तीनों प्रतिमान भी मैंने नोट कर दिए हैं। अब मैं इनकी एक एक की व्याख्या करूंगा, जिससे कि एग्जाम में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर कहूँगा कि आज के दौर में जबकि अतिमारकता का युग है, जैसा कि मैंने यहाँ लास्ट में लिखा भी है कि जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद निर्मित परमाणु युग की अनिश्चितता और अतिमारकता के इस युग में इस सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है। मतलब आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सौदेबाजी का जो सिद्धांत है, इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आज सभी राष्ट्र राज्य वार्ता के माध्यम से इस समस्या का समाधान निकालने के इच्छुक होते हैं, युद्ध के इच्छुक नहीं होते। युद्ध तो अंतिम विकल्प है बेटा। क्या युद्ध तो वास्तव में देखा जाए तो अंतिम विकल्प है। अगर हम हमारे भारत के प्राचीन राज दार्शनिकों की चर्चा करें, जैसे मनु, कौटिल्य, शुक्र इत्यादि, जो भी, इन्होंने भी तो यही कहा है कि भाई युद्ध का तो अंतिम रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। युद्ध का तो अंतिम, जब कोई विकल्प शेष नहीं हो तो ही युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए। नहीं, जैसे नीति के 4 उपाय बताए जाते हैं, साम, दाम, भेद और दंड, वैसे इसकी गिनती कैसे की जाती है? बोलेंगे साम, दाम, दंड, भेद, लेकिन ये गलत है। आपको क्या क्रम याद रखना है? साम पहले समझाए, फिर दाम रिश्वत वगैरह दे, उसके बाद में पहला साम, फिर दाम, फिर भेद डाले। जैसे राजा है, राजा का मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में भेद डाल दिया जाए, या जो है उसके गुप्तचर हैं उनमें भेद डाल दिया जाए। तो सबसे पहले साम का प्रयोग करें, फिर दाम का, फिर भेद, और अंत में दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं देखता हूँ राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी इसको क्रम से नहीं बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? मैंने कई बार पूछा एमए के विद्यार्थियों से भी, तो वो ये बोलते हैं साम, दाम, दंड, भेद। नो बेटा, अगर आपने पहले दंड का प्रयोग कर लिया, युद्ध ही कर लिया, तो फिर भेद कब डालेंगे? इसलिए इसका क्रम होगा पहले साम, फिर दाम, यस, फिर भेद डालें और उसके बाद में दंड का प्रयोग करें। तो वास्तव में युद्ध तो अंतिम विकल्प होता है। अब समझे इसे बेटा।
देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ मैं ले रहा हूँ, और यहाँ ये बात आपको ध्यान में रखनी कि ये जो मैंने तीर के निशान से संकेत किए, ये सारे के सारे आप बिंदु बना सकते हो, और बिंदु के माध्यम से आप सौदेबाजी के सिद्धांत को समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने नोट किया, खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए थॉमस सेलिंग ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। बेटा ध्यान दें, खेल सिद्धांत के ऊपर मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो खेल सिद्धांत में क्या कमियां हैं, कमियों के ऊपर भी मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, और वहाँ मैंने लगभग 13 कमियां इसमें बताई है, 13 बिंदुओं के माध्यम से खेल सिद्धांत की कमियों को उजागर किया है। तो बेटा आप प्लेलिस्ट में ये चीज़ देख सकते हैं, किस नाम से, खेल सिद्धांत की आलोचना और महत्व नाम से। ठीक है बेटा, तो खेल सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए थॉमस सेलिंग ने यह सिद्धांत, मतलब सौदेबाजी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है या दिया है। तो अब यहाँ प्रश्न ये बनता है कि सौदेबाजी का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है, तो आपका आंसर होगा शेलिंग। क्या? शेलिंग। इनका पूरा नाम है थॉमस सेलिंग। क्या नाम है इनका पूरा नाम? थॉमस सेलिंग। नोट करें, थॉमस सेलिंग। तो सौदेबाजी का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमस सेलिंग ने दिया है। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में मान्य हो सकता है। अब बेटा ध्यान दें, आप देखो, ये बात ठीक है, मैंने आपको पहले कह दिया कि खेल सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करने के लिए थॉमस सेलिंग ने सौदेबाजी का सिद्धांत दिया। तो मतलब खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में तो मान्य हो सकता है, मतलब युद्ध की स्थिति में तो खेल सिद्धांत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है, उस स्थिति में ये मान्य है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग जब होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग की स्थिति में, सामंजस्यपूर्ण स्थिति में सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे का सहयोग भी तो करते हैं। भाई हमेशा ये थोड़ी है कि सभी राष्ट्र राज्य युद्ध ही करते रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी तो होता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब सहयोग होता है या दो राष्ट्र राज्य के बीच में जब वार्तालाप होती हैं, वार्ताएं होती हैं, तो निश्चित रूप में उसको जो है खेल सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, उसको सौदेबाजी के सिद्धांत के माध्यम से ही समझा जा सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब राष्ट्र राज्य के बीच में सहयोग होता है या दो राष्ट्र राज्यों के बीच में सहयोगपूर्ण वार्ताएं होती हैं, तो वास्तविक रूप में ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सौदेबाजी के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है, खेल सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। इसे मैंने नोट किया है, खेल सिद्धांत युद्ध की स्थिति में मान्य हो सकता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब सहयोग हो तो सहयोग की स्थिति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो सौदेबाजी के सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट तीसरा बिंदु बनाए आप, वैसे बिंदु बना सकते हैं 1 2 3। आगे बढ़े, राष्ट्र संघर्ष और विरोध के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने में भी लगे रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है? देखो, खेल सिद्धांत तो केवल युद्ध की स्थिति में मान्य होता है, लेकिन अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता कौन होता है बेटा? राष्ट्र राज्य होते हैं। जैसे भारत है, अमेरिका, चीन है? तो ये राष्ट्र राज्य हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्राथमिक अभिनेता राष्ट्र राज्य होगा, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य क्या है? यस, राष्ट्रहित है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है साध्य और साधन क्या है? शक्ति है। तो सभी राष्ट्र राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी अपनी शक्ति वृद्धि का प्रयास करेंगे निश्चित रूप में। तो जब शक्ति वृद्धि का प्रयास करते हैं तो शक्ति साध्य बन जाती है, और जब अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति साधन बन जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो साध्य और साधन दोनों ही होता है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ नोट किया है, राष्ट्र संघर्ष और विरोध के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने में भी लगे रहते हैं। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्र राज्यों के बीच में केवल संघर्ष ही हमेशा होता रहे, राष्ट्र राज्यों में जो विरोध की स्थिति हमेशा बनी रही, नहीं नहीं नहीं। राष्ट्र राज्यों में वास्तविक रूप में सामंजस्यपूर्ण संबंध भी विकसित किए जाते हैं, राष्ट्र राज्यों में आपस में सहयोग भी होते हैं। तो राष्ट्र राज्यों में जब सामंजस्यपूर्ण संबंध होते हैं, राष्ट्र राज्यों में आपस में सहयोग भी किया जाता है, सभी राष्ट्र राज्य किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ वार्ता भी करते हैं कि भाई सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित हो सके, तो ऐसी स्थिति में फिर खेल सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझा जा सकता है, बल्कि सौदेबाजी के सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझा जा सकता है। अगला नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में, अब ध्यान दें बेटा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में, चूंकि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कूटनीतिक वार्ताएं, ध्यान दें बेटा, क्या है? कूटनीतिक वार्ताएं और विचार विमर्श चलता रहता है। ध्यान दें,
अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भाई भले ही भारत, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया, भारत पाकिस्तान है, भारत अमेरिका है, भारत चीन है, कोई भी दो राष्ट्र राज्य हो सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कूटनीतिक वार्ताएं और विचार विमर्श चलता रहता है और शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता का महत्व अधिक हो गया है। देखो ध्यान दिया यहाँ, मतलब अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान कूटनीतिक वार्ता और विचार विमर्श लगातार चलता रहता है। जैसे भारत और चीन में सीमा संबंधी विवाद बना ही है किसी न किसी रूप में, तो निश्चित रूप में कूटनीतिक वार्ताएं चलती रहती हैं। भारत और पाकिस्तान में भी जो है सीमा संबंधी विवाद है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कूटनीतिक वार्ताएं चलती रहती हैं। और वैसे देखा जाए तो भारत अमेरिका, भारत चीन, भारत रूस, इनमें भी जो है कूटनीतिक वार्ताएं चलती रहती हैं, विचार विमर्श चलता रहता है, क्योंकि डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्य अपने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कूटनीतिक वार्ता विचार विमर्श तो चलता रहता है, परंतु इसी के साथ में शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता का महत्व अधिक हो गया है। परंतु आज के दौर में देखिए हम, तो शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता का महत्व अधिक हो गया है। वार्ता का महत्व अधिक हो गया, मतलब जो राष्ट्र राज्य हैं, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत अमेरिका हो, भारत चीन हो, तो ये किसी भी समस्या का समाधान वार्ता के माध्यम से निकालने के लिए प्रयास करेंगे। और हकीकत ये है कि अगर सभी राष्ट्र राज्य वार्ता का ही सहारा लें तो निश्चित रूप में दुनिया में से युद्धों को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। चलिए बेटा आगे, किसी वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होता है। बेटा ध्यान दें, अब यहाँ कितनी महत्वपूर्ण बात है। किसी वार्ता या व्यवहार में, जैसे भारत और पाकिस्तान में कोई वार्ता हो रही है, भारत और अमेरिका में कोई वार्ता हो रही है, भारत और चीन में कोई वार्ता हो रही है, भारत फ्रांस में कोई वार्ता हो रही है, और कोई भी राष्ट्र राज्य हो सकता है? तो किसी वार्ता या व्यवहार में, जैसे भारत और पाकिस्तान में या भारत अमेरिका में वार्ता हो रही है, किसी वार्ता या व्यवहार में निपुणता, दूरदर्शिता और कौशल का प्रयोग करने वाला अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में होता है। ध्यान देंगे, यहाँ वास्तविक रूप में स्किल का प्रयोग करने वाला जो होता है, चाहे भारत हो या अमेरिका हो, तो वो क्या है, अधिकतम सौदेबाजी की स्थिति में ही होता है, मतलब वो सौदेबाजी की स्थिति में होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सौदेबाजी उपागम। अब इसको आप चाहे तो सौदेबाजी का सिद्धांत क्या है, सौदेबाजी उपागम, कहीं बात एक ही, या इसको सौदेबाजी का दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो देखने का नज़रिया होता है, वो यदि सौदेबाजी है तो उसे सौदेबाजी का दृष्टिकोण कहा जाता है। दृष्टिकोण मीन्स देखने का नज़रिया। सौदेबाजी उपागम के पीछे मूल धारणा ये है, अब इसको समझें। सौदेबाजी उपागम के पीछे या सौदेबाजी सिद्धांत के पीछे मूल धारणा ये है, देखो आप नोट करिए, मूल धारणा, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। अब मूल धारणा ये है कि समझौता वार्ता करते समय, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता वार्ता हो रही है, या भारत अमेरिका के बीच में समझौता वार्ता हो रही है, या भारत चीन के बीच में समझौता वार्ता हो रही है, कैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो यह है कि समझौता वार्ता करते समय, जैसे भारत अमेरिका ले लें, भारत पाकिस्तान ले लें, भारत चीन ले लें, करते समय राजनयिक जो राजदूत होते हैं, राजनयिकों को अधिक से अधिक मांगे रखनी चाहिए और अपने विरोधी से जितने लाभ संभव हो सके उतने प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मतलब यहाँ सौदेबाजी उपागम की जो मूल धारणा है वो ये है, जैसे मान लो भारत है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है समझौता वार्ता हो रही है, जैसे भारत और पाकिस्तान में सीमा संबंधी विवाद है, भारत चीन में भी है, या फिर भारत और अमेरिका में भी वार्ता हो सकती है। तो इसमें इसकी मूल धारणा, मतलब इस सौदेबाजी सिद्धांत या उपागम की जो मूल धारणा वो ये है कि समझौता वार्ता करते समय, अब जैसे भारत पाकिस्तान के साथ समझौता वार्ता कर रहा है, या भारत चीन के साथ कर रहा है, या भारत अमेरिका के साथ कर रहा है, तो इसमें क्या करना है, समझौता वार्ता करते समय राजनयिकों को अधिक से अधिक मांगे रखनी चाहिए, मतलब भारत को अधिक से अधिक मांगे रखनी चाहिए और अपने विरोधी से जितना लाभ हो संभव हो सके, अपने विरोधी से, जैसे भारत का विरोधी पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, अपने विरोधी से जितना लाभ संभव हो सके उतना प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये इसकी मूल धारणा है सौदेबाजी की। मतलब इसमें वास्तविक रूप में समझौता वार्ता करते समय अधिक से अधिक ये प्रयास किया जाए कि अपनी मांगे इस रूप में रखनी चाहिए जिससे कि विरोधी से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यस, इस सिद्धांत में, कौन से सिद्धांत में, सौदेबाजी के सिद्धांत में, या सौदेबाजी के उपागम में, सौदेबाजी के दृष्टिकोण में है। इस सिद्धांत में वार्ताओं का, ध्यान दें, इस सिद्धांत में वार्ताओं का विशेष महत्व है
और वार्ताओं के बारे में 3 अभिमत है। अब समझना है इसको। मतलब सौदेबाजी के सिद्धांत में सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी कि वार्ताओं का विशेष महत्व है। सौदेबाजी के सिद्धांत में किसका महत्व होता है बेटा? वार्ताओं का। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में वार्ता हो रही है, मैंने यहाँ लगा है ना समझौता वार्ता, ये लिख रखा है समझौता वार्ता। भारत पाकिस्तान में समझौता वार्ता हो रही है, भारत चीन में समझौता वार्ता हो रही है, तो यहाँ विशेष जो महत्व होगा वार्ताओं का होगा। किसका होगा? वार्ता, समझौता वार्ता का होगा। तो मैंने लिखा है कि वार्ताओं का विशेष महत्व है और वार्ताओं के बारे में 3 अभिमत हैं। मतलब वार्ताओं के बारे में एक प्रकार से विद्वानों ने 3 जो है उपागम प्रतिमान दिए हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, जैसे ये रहा, आप देखिएगा इधर, अंतर्निहित सौदेबाजी, और उसके बाद में जोसेफ नागी ने अर्ध समझौता वार्ता का जो है मॉडल दिया है, प्रतिमान दिया है। इसको 3 भागों में बांटा है। तो ध्यान दें, 3 अभिमत है। नंबर 1 तो है वार्ता में लगे पक्षों की, जैसे भारत और पाकिस्तान है, वार्ता में लगे पक्षों की मांग स्पष्ट और स्थिर रहनी चाहिए। वार्ता के दौरान अपनी मांगों का स्वरूप बदलना तर्कसंगत नहीं है। तो ये तो जो है इसका पहला अभिमत हो गया। जैसे भारत और पाकिस्तान में समझौता वार्ता हो रही है, तो पहला जो प्रतिमान है वो तो ये कहेगा कि वार्ता में लगे पक्षों को, जैसे भारत और पाकिस्तान में वार्ता हो रही है, समझौता वार्ता हो रही है, तो वार्ता में लगे पक्षों की मांगों स्पष्ट और स्थिर रहनी चाहिए। वार्ता के दौरान अपनी मांगों का स्वरूप बदलना तर्कसंगत नहीं है। मतलब वार्ता होते समय अपनी मांगों के स्वरूप को बदलना तर्कसंगत नहीं है। ये पहला प्रतिमान होगा, जिसको देने वाले हैं थॉमस सेलिंग। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, नंबर 1 थॉमस सेलिंग। मतलब इस अभिमत को देने वाले कौन है? थॉमस सेलिंग। और इसको नाम क्या दिया गया है बेटा? ध्यान दें, अंतर्निहित सौदेबाजी का प्रतिमान। क्या नाम दिया गया इसको? अंतर्निहित सौदेबाजी का प्रतिमान। नोट करेंगे, अंतर्निहित सौदेबाजी का प्रतिमान। फिर दूसरा अभिमत आई, दूसरे में क्या होगा कि वार्ता के दौरान दोनों पक्षों को अपनी अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। मतलब दूसरा जो प्रतिमान है वो ये कह रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान में समझौता वार्ता हो रही है, तो दूसरा प्रतिमान या अभिमत ये कहता है कि वार्ता के दौरान, जैसे भारत और पाकिस्तान में या भारत और चीन में वार्ता हो रही है, समझौता वार्ता हो रही है, तो वार्ता के दौरान दोनों पक्षों को अपनी अधिमान्यता बदलने का अधिकार है। मतलब अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उनको बदलने का अधिकार है। यहाँ इसको देने वाले हैं आर्थर ली बर्नस। आर्थर ली बर्नस, ये दूसरा जो अभिमत है, इसको देने वाली विद्वान कौन है? आर्थर ली बर्नस। ठीक है बेटा, मैंने मतलब विशेष ये प्रयास किया है कि सौदेबाजी के सिद्धांत में कोई बात शेष नहीं रह जाए, क्योंकि एक राइटर की किताबें तो सब बातें मिल ही नहीं सकती। मेरा तो भरसक प्रयास होता है कि ऑल इंडिया में जितने भी राइटर उन सब का सार लेते हुए और स्वयं के विवेक का प्रयोग करते हुए मैं आपको समझाता हूँ। अब तीसरा अभिमत है, कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान में वार्ता हो रही है, भारत और चीन में हो रही है, भारत और अमेरिका में हो रही है, भले ही कोई भी राष्ट्र राज्य हो, कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष चाहे भारत पाकिस्तान में कोई सा पक्ष हो, कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता है, परंतु कोई भी पक्ष यह प्रकट नहीं करना चाहता कि दूसरे पक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े। मतलब तीसरा अभिमत ये है, क्या है कि कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता है, जैसे भारत और पाकिस्तान है, तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो आज सीमा संबंधी विवाद बरकरार है, भारत और चीन में भी सीमा संबंधी विवाद बरकरार है। तो ये तीसरा अभिमत में आती है ये चीज़, क्या कि कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई पक्ष मतलब चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, ठीक है, कुछ वार्ताएं ऐसी होती हैं जिनमें कोई भी पक्ष समझौते पर नहीं पहुंचना चाहता, परंतु कोई भी पक्ष ये प्रकट नहीं करना चाहता कि दूसरे पक्ष को बाध्य होकर वार्ता तोड़नी पड़े। मतलब विश्व जनमत की निगाहों में ऐसा भी प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अब इसीलिए जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया है कि सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये 2 गुट बन गए थे, तो इनके अंतर्गत वास्तविक रूप में निशस्त्रीकरण वार्तालाप हुई, निशस्त्रीकरण के ऊपर बातचीत हुआ। तो निशस्त्रीकरण बातचीत का जो अध्ययन है वो इस मॉडल से किया जा सकता है। निशस्त्रीकरण आज भी आप देख सकते हैं, निशस्त्रीकरण का काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में निशस्त्रीकरण नहीं हो पाया है। सभी राष्ट्र राज्य शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो डेफिनेटली जो ये बातें हैं इस तरीके की, जैसे निशस्त्रीकरण वार्तालाप है, तो निशस्त्रीकरण वार्तालाप को आप इस तीसरे अभिमत या तीसरे प्रतिमान से समझ सकते हैं, जिसको देने वाले हैं जोसेफ नागी। मतलब ये जो तीसरा अभिमत है या प्रतिमान है, इसको देने वाले कौन है? जोसेफ नागी, और इसको नाम दिया गया है अर्ध समझौता वार्ता। क्या है? अर्ध समझौता वार्ता। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंचा जाता है। अब
यहाँ तक मैंने लिखा है होकर वार्ता तोड़नी पड़े फिर आगे बढ़े। अतः सभी प्रस्ताव इस ढंग से पेश किए जाते हैं कि आम जनता उन्हें पसंद करे। मतलब यहाँ दोनों पक्ष अपने अपने प्रस्ताव इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि आम जनता उन्हें पसंद करे, लेकिन या किंतु उनमें एक जोकर होता है। किंतु इनमें एक जोकर होता है, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत चीन है। अब इनमें एक जोकर होता है। जोकर कैसा होता है, किसे कहते हैं जोकर? उसे कहते हैं कि एक राष्ट्र राज्य एक इस रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करता है कि दूसरा पक्ष विवश होकर के उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा। इसे ही कहते हैं जोकर। मतलब वो राष्ट्र राज्य जो इस रूप में प्रस्ताव को पेश करता है कि दूसरा पक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार ही नहीं करेगा, इसी को कहते हैं जोकर। आप भारत और पाकिस्तान की बात लेकर आते हैं तो भारत और पाकिस्तान में हमेशा ये रोल कौन निभाता है? पाकिस्तान निभाता है। भारत और चीन की बात आती है तो ये रोल कौन निभाता है? ये चीन निभाता है। मतलब वो चाहते ही नहीं है, क्या नहीं चाहते? कि समझौता वार्ता सफल हो। ठीक है बेटा, तो इन तीन अभिमतों के आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक विद्वान है ओरान यंग, इन्होंने एक पुस्तक लिखी अपनी, द पॉलिटिक्स ऑफ फोर्स बार्गेनिंग इन इंटरनेशनल क्रिसिस में सौदेबाजी के दो प्रकार बताए हैं। नोट करें, सौदेबाजी के ओरान यंग ने दो प्रकार बताए। नंबर 1 सरल सौदेबाजी, क्रिसिस। सरल सौदेबाजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो दो पक्ष होते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान है या फिर जो है भारत और चीन है, तो इसमें क्या होता है कि ले देकर समझौते की इच्छा की जाती है। मतलब यहाँ सरल सौदेबाजी में विशेष प्रयास ये होता है कि भी कैसे भी हो ले दे करके, कुछ भी हो, भले ही थोड़ा सा जो है नुकसान उठाना पड़े एक राष्ट्र राज्य को, तो ले दे करके क्या किया जाता है, यहाँ पर समझौते की इच्छा होती है कि भी कैसे भी हो जो समझौता वार्ता है वो सफल हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये तो सरल सौदेबाजी है। दूसरा होता है युक्ति मूलक सौदेबाजी। मतलब ये ओरान यंग है, इन्होंने सौदेबाजी के दो प्रकार बताए, सरल सौदेबाजी, दूसरा युक्ति मूलक सौदेबाजी। युक्ति मूलक सौदेबाजी में क्या होता है? युक्ति मूलक सौदेबाजी में कूटनीतिक दाव पेचों का सहारा लेते हुए संपूर्ण तथ्य, ध्यान दें, संपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं। मतलब यहाँ युक्तिमूलक सौदेबाजी में क्या होता है, कूटनीतिक दांव पेच चले जाते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान है, भारत और चीन है, तो कूटनीतिक दांव पेचों का सहारा लेते हुए सारपूर्ण तथ्य प्राप्त करने की इच्छा रहती है और इसके पीछे शक्ति के प्रबल तत्व रहते हैं। मतलब यहाँ पर जो कूटनीतिक दांव पेच चले जाते हैं तो इनके पीछे भी शक्ति एक प्रबल तत्व के रूप में रहती है। इसलिए सौदेबाजी का यह विचार शक्ति के साथ वार्ता के विचार के निकट है। मतलब सौदेबाजी का जो ये युक्तिमूलक विचार है वो क्या है? सौदेबाजी का यह विचार शक्ति के साथ वार्ता, ध्यान दें, शक्ति के साथ वार्ता के विचार के निकट है। नोट करेंगे ये शक्ति के साथ वार्ता, इसको यहाँ क्लोज कर लेंगे इंटरड कोमा में, शक्ति के साथ वार्ता के विचार के निकट है। अतः सौदेबाजी हमेशा एक प्रकार का बल प्रयोग है। मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो सौदेबाजी एक प्रकार का बल प्रयोग है, अर्थात सौदेबाजी के पीछे किसी न किसी रूप में बल का प्रयोग निहित होता है, अंतर्निहित होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सौदेबाजी उपागम पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है। मतलब अभी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए सौदेबाजी उपागम, सौदेबाजी का सिद्धांत पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया है, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अच्छे से समझा जा सके। एक बात। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के सामान्य सिद्धांत का अभी विकास होना शेष है। मतलब वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के सामान्य सिद्धांत का अभी विकास होना शेष है, सामान्य सिद्धांत का पूर्ण विकास नहीं हुआ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। नेक्स्ट, सौदेबाजी उपागम का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा बेटा, सौदेबाजी उपागम का नैतिकता से कोई संबंध नहीं। अब आप स्वयं देखिएगा, भारत और पाकिस्तान में समझौता वार्ता होती है, भारत चीन में समझौता वार्ता होती है, तो मुझे बताइएगा वहाँ पर नैतिकता को कितना स्थान दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। तो सौदेबाजी उपागम पूर्णतः, ध्यान देंगे यहाँ पर, सौदेबाजी उपागम का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कई बार नैतिक दृष्टि से जांचना आवश्यक हो जाता है। मतलब सौदेबाजी उपागम है, उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को कई बार नैतिक दृष्टि से जांचना आवश्यक हो जाता है। किसको? अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को नैतिक दृष्टि से जांचना आवश्यक हो जाता है, जबकि सौदेबाजी का सिद्धांत वास्तविक रूप में नैतिकता से कोई संबंध नहीं रखता है, तो इसकी कमी है।
नेक्स्ट, यह उपागम मतलब सौदेबाजी का सिद्धांत या उपागम, यह उपागम तभी महत्वपूर्ण है जब गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई हो और संबद्ध पक्ष इसके समाधान में बल प्रयोग से बचने में अपना पक्का हित समझते हो। मतलब ये जो सौदेबाजी का उपागम है, सौदेबाजी का सिद्धांत है ना, ये तभी महत्वपूर्ण है जब गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, जैसे भारत और पाकिस्तान में, भारत और चीन में गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई हो और संबंध पक्ष मतलब जैसे भारत और पाकिस्तान या भारत चीन में समझौता वार्ता हो रही है और संबंध पक्ष इसके समाधान में बल प्रयोग से बचने में अपना पक्का हित समझते हो। मतलब भारत और पाकिस्तान ने, भारत और चीन ने तय कर लिया कि हमें किसी भी रूप में बल प्रयोग नहीं करना है, हमें तो समझौता वार्ता सफल बनानी है, ठीक है। तब जो है इस उपागम का महत्व होता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बेटा नोट करें, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, बेटा फिर से बोल रहा हूँ मैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद निर्मित परमाणु युग की, आज का युग परमाणु युग है। मैं ये कहूँगा कि आज की मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। आज पूरी दुनिया के पास इतनी शक्ति है कि इस पूरी सृष्टि को कितने हजारों बार नष्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली दूसरे विश्व युद्ध के बाद निर्मित परमाणु युग की अनिश्चितता, मतलब कब परमाणु युद्ध हो जाए इसका कोई पता नहीं है। परमाणु युग की अनिश्चितता और अतिमारकता के इस युग में, आज के युग को क्या नाम दिया गया है? अतिमारकता के युग में। मतलब आज जो मारक क्षमता है सभी राष्ट्र राज्यों की इतनी है कि कोई भी राष्ट्र राज्य किसी भी राष्ट्र राज्य को पल भर में समाप्त कर सकता है, इतनी मारक क्षमता है। तो अतिमारकता के इस युग में इस सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है। अब ध्यान दे बेटा, क्योंकि आज का युग आतंक का युग है, आज का युग वास्तविक रूप में देखा जाए तो परमाणु युग की अनिश्चितता का युग है, अतिमारकता का युग है। तो ऐसी स्थिति में सौदेबाजी के सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज यदि युद्ध होता है और वह युद्ध दो राष्ट्र राज्यों का युद्ध विश्व युद्ध में परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि ना जाने यह विश्व युद्ध ऐसा रूप धारण कर ले कि संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश हो जाए। इसलिए आज सौदेबाजी के उपागम या सौदेबाजी के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जितना हो सके समझौता वार्ता से समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाए। क्योंकि युद्ध हुआ और यदि उसने विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया तो संपूर्ण मानव जाति का भी विनाश हो सकता है। ठीक है बेटा, चले आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ 1, 2, 3 ये मैंने आपको समझा दिया है। मतलब ये शेलिंग, थॉमस शेलिंग, आर्थर ली बर्नस और जोसेफ नागी, ये तीनों की तीनों जो हैं ये 3 अभिमत मैंने यहाँ समझा दिए 1, 2, 3। चूँकि यहाँ पर मैंने अलग से इसलिए नोट किया है कि भाई इसको देने वाले विद्वान कौन है, दूसरे को देने वाले विद्वान कौन है और तीसरे को देने वाले विद्वान कौन है, जोसेफ नागी, मैंने आपको बता दिया है। अब एक बात शेष रह गई क्या, कि सौदेबाजी सिद्धांत के प्रमुख समर्थक या विद्वान कौन है। तो एक तो ये डेफिनेटली हो गया थॉमस शेलिंग, तो मुख्य है ही। अगर एग्जाम पूछ लिया जाए कि सौदेबाजी के सिद्धांत को देने वाले मुख्य प्रवर्तक कौन है तो आपका आंसर होगा थॉमस शेलिंग, ये तो मुख्य हो गए। ठीक है बेटा, बाकी और भी बहुत हैं, मैंने नाम नोट कर दिए हैं, नोट करें। J.F. नास सौदेबाजी सिद्धांत को देने वाले विद्वान हैं, J.F. नास। अगला है रोजर फिशर। अगला है आर्थर ली बर्नस और अगला है जोसेफ नोगी। तो 1, 2, 3, 4 और सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गया, थॉमस शेलिंग। कौन हो गया, थॉमस शेलिंग। तो ये सौदेबाजी के सिद्धांत को देने वाले प्रमुख विद्वान हो गए, लेकिन सबसे जो प्रबल समर्थक है वो थॉमस शेलिंग है। आपसे एग्जाम पूछा जाए तो ये बात जरूर ध्यान रखनी है। ये हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का सौदेबाजी का सिद्धांत। अंत में फिर कहना चाह रहा हूँ कि आज जो आतंक का युग है, आज जो अतिमारकता का युग है, आज जो परमाणु युग है, इस युग के अंतर्गत वास्तविक रूप में हम कहेंगे कि समझौते वार्ता, क्या जैसे कि मैंने लिखा भी है, समझौता वार्ता ही एक ऐसा साधन है जिससे कि विश्व युद्ध को टाला जा सकता है। इसलिए सौदेबाजी उपागम या सौदेबाजी सिद्धांत का महत्व बढ़ता जा रहा है आज के युग में। मैं फिर कह रहा हूँ, आज पूरी मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि युद्ध ही हो, छोटी सी मानवीय गलती से भी बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज राष्ट्र राज्यों को वास्तविक रूप में समझौता वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। युद्ध
वास्तविक रूप में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि युद्ध से जनधन की हानि होती है। और यदि दो राष्ट्र राज्यों के युद्ध ने विश्व युद्ध का धारण कर लिया, क्या विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया, फिर से बोल रहा हूँ, दो राष्ट्र राज्यों के युद्ध ने यदि विश्व युद्ध का रूप धारण कर लिया, तो मैं कह सकता हूँ कि इस समय की कोख में है, समय के गर्भ में है, न जाने संपूर्ण मानव जाति का ही विनाश हो जाए। इसलिए सभी राष्ट्र राज्यों के राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष, उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सभी राष्ट्र राज्य भरसक प्रयास करें कि समझौता वार्ता के माध्यम से ही राष्ट्र राज्यों के बीच में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। क्यों? क्योंकि आज हम अपने आप को जब ये कहते हैं कि हम बहुत सभ्य हो गए, बहुत शिक्षित हो गए, तो युद्धों की तो हमें आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। आज हम क्या उसी आदिम युग की बात करेंगे? नहीं, आज हम बहुत शिक्षित हो गए, बहुत सभ्य हो गए। तो सभी राष्ट्र राज्यों को ईमानदारी से सम्मेलन आयोजित करने चाहिए और उस सम्मेलन में ये प्रयास करना चाहिए कि जितने भी घातक शस्त्र हैं उन सबको समाप्त करने का प्रयास किया जाए, जितने भी घातक परमाणु बम हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। मतलब निशस्त्रीकरण के ऊपर पूरा बल दिया जाए, और ये वास्तव में समझौता वार्ता से सफल हो सकता है। और काश वो दिन आए जिस दिन पूरी दुनिया में निशस्त्रीकरण पूर्ण रूप में अपना लिया जाए और शस्त्रों के ऊपर जो धन खर्च किया जाता है उस धन से राष्ट्र राज्यों का विकास किया जाना चाहिए। ये है असली राजनीति, तो ये है असली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो मुझे विश्वास है आप सौदेबाजी के सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे और आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सौदेबाजी के सिद्धांत के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पुनः कह रहा हूँ कि आज के दौर में, आज के युग में सौदेबाजी के सिद्धांत का या सौदेबाजी उपागम का महत्व बढ़ता ही जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसका महत्व बढ़ता ही जाएगा। ठीक है बेटा? ओके, यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।